प्यारे बच्चों, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम के अंतर्गत आज हम रोम साम्राज्य के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक और पतन के बारे में पढ़ेंगे। रोम साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। रोम साम्राज्य का मजबूत आर्थिक ढांचा था बच्चों, जो मुख्यतः बंदरगाहों पर निर्भर करता था। हमने मैप में आपको दिखाया था कि भूमध्य सागर जो है ये रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता था, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये जो क्षेत्र है इससे रोम साम्राज्य को काफी लाभ मिला। और मुख्य बंदरगाहें देखिए बच्चों, टेंजियर्स, कार्थेज, सिकंदरिया, दमिश्क, एंटियोक, एफिसस और नेपल्स, रोम, ये सारे भूमध्य सागर के तट लगते हुए बंदरगाह हैं बच्चों। और बंदरगाहें और समुद्र लगता अगर साम्राज्य है तो इससे व्यापारिक गतिविधियों को लाभ मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, मजबूत आर्थिक ढांचे में खाने और खदानें बहुत ज्यादा थी रोमन साम्राज्य में। ईंट भट्टे और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां, ये 4 मुख्य पॉइंट्स थे जिससे रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत बना। व्यापारिक मदों का अर्थ होता है बच्चों वस्तुएं जो आदान प्रदान की जाती हैं, जिनका आयात निर्यात होता है। सबसे पहले गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल, तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये रोमन साम्राज्य की मुख्य वस्तुएं हैं जो निर्यात की जाती थी। और इनका जो क्षेत्र है बच्चों वो है स्पेन के गैलिक प्रांतों में, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली। आपको रोमन साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है, जो सीमाएं हैं, जो नदियां हैं, वो सारी ध्यान में रखनी है बच्चों। और आज हम जो मुख्य रूप से स्पेन के गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली की बात कर रहे हैं, तो इन्हें मैप पे देखते हैं। ये है स्पेन बच्चों, स्पेन के गैलिक प्रांतों, इटली, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका। ये जो रेड लाइन से सीमाएं बनाई हुई हैं बच्चों, ये रोम साम्राज्य की सीमाएं हैं। और उत्तरी अफ्रीका, ये सारा उत्तरी अफ्रीका है। मिस्र भी उत्तरी अफ्रीका का ही हिस्सा है। तो एक बार फिर आपको मैं बताऊं कि स्पेन के गैलिक प्रांतों, ये स्पेन है बच्चों। उसके बाद उत्तरी अफ्रीका, ये सारा क्षेत्र जो है मैंने आपको बताया कि मिस्र भी उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है। उसके बाद बच्चों मिस्र और इटली, ये मिस्र है और ये इटली। व्यापारिक मध्य पढ़ने के बाद 2 नाम आपके टेक्स्ट में आते हैं बच्चों। एम्फोरा थे बच्चों मटके या कंटेनर जिसमें अंगूरी शराब, जैतून का तेल इत्यादि जो तरल पदार्थ हैं वो ले जाए जाते थे। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इनका पाया जाना रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है बच्चों ड्रेशल 20, इसमें भी जैतून का जो तेल है वो जिस कंटेनर में डाला जाता था उसे ड्रेशल 20 कहते हैं। असल में यह एक पुरातत्वविद हेनरिक ड्रेशल के नाम पे ड्रेशल 20 रखा गया है। मैप पे एक बार फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, जो क्षेत्र अभी हमने किए हैं। रोम साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है असाधारण उर्वरता के क्षेत्र। सबसे पहले तो बच्चों असाधारण उर्वरता का मतलब होता है ऐसी धरती जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उसमें कैंपेनिया, इटली में एक जगह है बच्चों, सबसे बढ़िया अंगूरी शराब थी। और सिसिली भी इटली में ही है बच्चों, जहां से गेहूं का निर्यात किया जाता था। ये है बच्चों कैंपेनिया और सिसिली, ये दोनों कैंपेनिया शराब के लिए और जो सिसिली है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध थी। फिर पढ़ना है बच्चों फयूम और गैलीली, ये मिस्र में है और यहाँ गहन खेती होती थी। गहन खेती का मतलब है बच्चों कि वर्ष में धरती का 1 इंच टुकड़ा भी खाली
में रहना, सारा साल जहाँ अच्छी खेती होती है उसे गहन खेती कहते हैं। तो ये इलाका मैं आपको दिखाती हूँ मैप पे, ये है मिस्र, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये नील नदी के किनारे, ठीक है बच्चों, हमने पेपायरस पौधे पढ़े थे, ये नील नदी है जो मिस्र में बहती है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ गहन खेती की जाती थी। बाइजेकियम है बच्चों, ट्यूनीशिया में, यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता था। उत्तरी अफ्रीका में ही बच्चों बाइजेकियम है जो आजकल ट्यूनीशिया का हिस्सा है, यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता था। और अन्य जो उन्नत क्षेत्र थे बच्चों वो है नुमीडिया, वो आधुनिक अल्जीरिया में है बच्चों, मैं आपको नुमीडिया दिखाऊंगी, ये आधुनिक अल्जीरिया में है। कहने का अर्थ है बच्चों, मिस्र, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जो हमने जिक्र किया है ये उत्तरी अफ्रीकी देश हैं, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य के हिस्से हैं और मुख्य रूप से गहन खेती के लिए और गेहूं के निर्यात के लिए, और जो नुमीडिया हम पढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से बच्चों चरवाहों के लिए, खानाबदोश लोग और जो चरवाहे हैं नुमीडिया में अपने भेड़ बकरियां लेकर आते थे। इसे ऋतु प्रवास का नाम दिया गया है। ऋतुओं के अनुसार अपने जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहने की जो प्रक्रिया है बच्चों वो ऋतु प्रवास कहलाएगी। और नुमीडिया आधुनिक अल्जीरिया में ये भी उन्नत क्षेत्र था रोमन साम्राज्य में। इसके बाद रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में जल शक्ति का प्रयोग, स्पेन में चांदी की खानों में जल शक्ति का व्यापक प्रयोग किया जाता था। सुगंधित राल बच्चों अरब प्रायद्वीप से मिली है, और सुगंधित जो राल है बच्चों ये अगरबत्तियां, इत्र इत्यादि जो सुगंधित जो पदार्थ हैं उनको बनाने में काम आती हैं। और रोमन साम्राज्य की जो सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। दूर दूर के जो व्यापार थे, जो वाणिज्य थे, जो वाणिज्य गतिविधियां थी, उनमें इन बैंकों ने काफी मदद की। सिक्के, स्पेन के चांदी की खानों से बच्चों परवर्ती काल में सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के समय तक आते आते यानी चौथी शताब्दी तक आते आते स्पेन में चांदी की जो खाने हैं वहां से चांदी मिलनी खत्म हो गई। तो कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई मौद्रिक प्रणाली शुरू की थी बच्चों, और वो थी सोने आधारित मौद्रिक व्यवस्था। उससे भी रोम साम्राज्य को काफी लाभ पहुंचा था। उन्होंने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था बच्चों जो विशुद्ध सोने का होता था, और उसमें 4.5 ग्राम सोना होता था। और सोने के सिक्के रोम साम्राज्य के पतन के बाद भी अस्तित्व में रहे। तो मौद्रिक स्थायित्व यानी जो मुद्रा का जो स्थायीपन है वो लाने में कॉन्स्टेंटाइन का महत्वपूर्ण योगदान था। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में मुख्य रूप से बच्चों हमने उपजाऊ क्षेत्र पढ़े हैं, मुख्य व्यापारिक मदें पढ़ी हैं, बंदरगाहें पढ़ी हैं, खाने खदानें पढ़ी हैं, सिक्के, बैंक और जल शक्ति का प्रयोग पढ़ा है। आर्थिक स्थिति के बाद रोम साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी बच्चों? भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पहले भी आया है ये शब्द, और इसका अर्थ होता है बच्चों पश्चिमी एशिया। आप देखिए ये है निकटवर्ती पूर्व, पश्चिमी एशिया या भूमध्य सागर के लगते पूर्वी क्षेत्र जो पश्चिमी एशिया के हिस्से थे। निकटवर्ती पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दासता की जड़ें थी बच्चों। रोम साम्राज्य में दासों की जो स्थिति है, ऑगस्टस के शासनकाल में आपको ध्यान होगा कि ऑगस्टस का जो शासन है वो शांति के लिए जाना जाता है, और उस समय इटली में 30 लाख दास थे। इटली की कुल जनसंख्या 75 लाख थी, लगभग आधी आबादी दासों की थी। दासों को पूंजी निवेश की तरह देखा जाता था बच्चों। पूंजी निवेश का मतलब है कि एक बार अगर दास आपने खरीद लिए तो वो जिंदगी भर आपकी संपत्ति रहेंगे, इसे पूंजी निवेश कहा जाता है बच्चों। क्रूरतापूर्ण व्यवहार दासों से किया जाता था।
हालांकि दास परिवार का अभिन्न अंग है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं किया जाता था। दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और दास प्रजनन में बच्चों पहली शताब्दी के आसपास, जब अगस्टस का शासन काल था, जो शांति के लिए जाना जाता है, लड़ाई झगड़े कम हो गए और दास मिलने कम हो गए, तो दासों को ज्यादा बच्चे उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसे ही दास प्रजनन कहते हैं। वेतनभोगी मजदूर बेटा, दास जो है वो सारे उम्र जो है अपने घर में रखने पर महंगे पड़ते थे, इसीलिए एक नया विकल्प सोचा गया, वेतनभोगी मजदूर। इन मजदूरों को आसानी से छोड़ा जा सकता था और ये सस्ते भी थे। मजदूरों पर निरीक्षण। कोलुमेला एक लेखक हैं बच्चों, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी नियोक्ता है, यानी जितने भी जो मालिक हैं अपने अधीन जिन मजदूरों का वो चयन करते हैं या दासों का अपने अधीन रखते हैं, उन पर जो है नियंत्रण या निरीक्षण जरूर होना चाहिए, ताकि उत्पादन जो है वो लगातार होता रहे। बिना निरीक्षण के बिना कोई भी काम ढंग से नहीं करवाया जा सकता था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। दासों पर कड़े नियंत्रण। अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो दास थे, जो कामगार थे, उनकी एप्रनों पर सील लगा दी जाती थी। 398 के एक कानून के तहत मजदूरों को, दासों को दागा जाने लगा, ताकि वे अगर छिपने का और भागने का प्रयास करें तो वो पहचाने जा सकें। ऋण संविदा पर हस्ताक्षर। कई जो व्यापारी या उद्यमी थे वो कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में एक अनुबंध कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों संविदा, कि आपने ऋण लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए, और ये इसलिए करवाया जाता था ताकि ये दावा कर सकें कर्मचारी उनके नौकर हैं, उनके अधीन हैं। बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं बच्चों कि जो सारी जिंदगी आपके लिए काम करेगा, बदले में आप उसे चाहे किसी भी परिस्थिति में रखें, उसे उसका वेतन दे या ना दे, उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है बच्चों। दासों की स्थिति पढ़ने के बाद सांस्कृतिक विशेषताओं में रोम जो साम्राज्य है, सांस्कृतिक विविधताओं वाला जो साम्राज्य था, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती थी बच्चों, और भाषाओं में भी जो मुख्य रूप से जो मुख्य भाषाएं थी वो थी आर्माइक जो भाषा समूह है, ये निकटवर्ती पूर्व, आपको ध्यान होगा निकटवर्ती पूर्व का अर्थ है आधुनिक पश्चिम एशिया। मिस्र में काप्टिक, अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, तथा स्पेन और उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषाएं बोली जाती थी। और ये भाषाएं शुरू में बच्चों मौखिक थी। आर्मेनियन भाषा का लिखना भी 5वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। हालांकि बाइबल, आप लोगों को ध्यान होगा, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का, इसका जो है 3री शताब्दी में बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। अनेक भाषाएं थी, काफी बड़ा साम्राज्य था। 3 तो महाद्वीप हैं बच्चों, तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताई क्योंकि ये महत्वपूर्ण है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रशासनिक भाषा लातीनी और यूनानी थी बच्चों रोमन साम्राज्य में। साक्षरता काम चलाऊ साक्षरता थी बच्चों रोम में। और पोम्पई नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से ये दफन हो गया था, लेकिन पोम्पई नगर की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और अभिलेखन से ये पता चलता है कि साक्षरता थी। और मिस्र में आज भी पेपायरस के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे संविदा पत्र, हमने जब दास पढ़ रहे थे तो संविदा पत्र पढ़े हैं बच्चों,
और कुछ विशेष वर्गों जैसे सैनिकों, फौजियों, अफसरों में जो साक्षरता दर अच्छी थी। वेशभूषा की विविध शैलियां थी बच्चों, कई प्रकार के भोजन थे, सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप थे और बस्तियों के भी अनेक रूप थे। सामाजिक श्रेणियों में पूर्ववर्ती काल में सीनेटर और अश्वारोही इक्वेटस या नाइट वर्ग, ये दोनों जो वर्ग हैं, ऊपरी वर्ग बच्चों, ये अभिजात वर्ग का निर्माण करते थे और सम्मानीय व धनी परिवार थे। तीसरा जो वर्ग है सम्मानीय जनता का वर्ग, जिनका संबंध महान घरानों से था। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, फूहड़ निमंतर वर्ग अथवा कमेनकारू और इतिहासकार टेसिटस के अनुसार ये जो लोग हैं ये सर्कस, थिएटर और तमाशा देखने के शौकीन थे। और एक पॉइंट रह गया बच्चों मेरे से, और वो आखिरी है दास। दास हमने अभी भी बड़े अच्छे से पढ़े हैं। तो पूर्ववर्ती काल में जो विभाजन है सीनेटर, अश्वारोही, इक्विटस या नाइट वर्ग, तीनों एक ही नाम है बच्चों, अलग अलग इसलिए बताए गए हैं कि पेपर में अलग अलग नामों से ही ये प्रश्न आता है। सम्मानीय जनता का वर्ग और फूहड़ निमंतर वर्ग अथवा कमीनकारू, और पांचवा मैंने बताया है बच्चों दास। परवर्ती काल में सामाजिक श्रेणियों में थोड़ा बदलाव आता है। इस काल में सीनेटर और नाइट्स हमने पूर्ववर्ती काल में पढ़ा है कि अलग अलग थे सीनेटर और अश्वारोही। लेकिन परवर्ती काल यानी बच्चों तीसरी शताब्दी के बाद का काल, पूर्ववर्ती तीसरी शताब्दी से पहले का काल और परवर्ती तीसरी शताब्दी के बाद का काल, ये भी याद रखना है बच्चों। ये शब्द बार बार आपके इस लेसन में आएंगे। तो जो पूर्ववर्ती काल में जो पहले दो वर्ग हमने पढ़े हैं सीनेटर और दूसरा था अश्वारोही, अब परवर्ती काल में ये दोनों एक हो जाते हैं बच्चों, और इनके कुल परिवारों में से कम आधे अफ्रीकी और पूर्वी मूल के थे। शुरुआती जो वर्ग हमने पढ़ा था परवर्ती काल में, उसमें अभिजात वर्ग में इतालवी लोगों का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन अब परवर्ती काल में इतालवी लोगों का प्रभाव कम होने लगा और अफ्रीकी और पूर्वी मूल के लोगों का इसमें समावेश होने लगा। दूसरा है बच्चों मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े हुए साधारण लोग थे। इनमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी सम्मिलित थे। टेसिटस के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य की निर्भरता द्वारा होता था। तीसरा है बच्चों निम्न वर्ग। यह एक विशाल समूह था बच्चों, और इसमें कई वर्ग शामिल थे, जैसे ग्रामीण, श्रमिक, ये बड़ी जागीरों पर काम करते थे। दूसरा है औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार। तीसरा है प्रवासी कामगार, ये अनाज और जैतून की फसल की कटाई और निर्माण उद्योग में श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में स्वनियोजित शिल्पकारों की जो स्थिति है वो अच्छी थी। अस्थाई दास और दास, ये निम्न वर्ग में हमें पढ़ने हैं बच्चों। सामाजिक श्रेणियां पढ़ने के बाद साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति। एकल परिवार को साम्राज्य में महत्व दिया जाता था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार का अभिन्न अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। एकल परिवार में दासों को परिवार का अभिन्न अंग माना जाता था। ध्यान रखना है बच्चों। दूसरा है संपत्ति के व्यापक अधिकार। महिलाओं को अपनी संपत्ति पति को हस्तांतरित न करने का अधिकार था, और महिलाएं पैतृक परिवार पर पूरा अधिकार बनाए रखती थी।
वह अपने पिता की उत्तराधिकारी भी होती थी और संपत्ति के स्वामित्व और संचालन के लिए उसे पूरे अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। इसमें केवल वर और वधु को या पति और पत्नी को केवल सूचना मात्र देनी होती थी। अपनी तलाक की इच्छा की सिर्फ सूचना देनी होती थी। शादी की आयु लड़कियों के लिए 16 से 23 वर्ष थी बच्चों, और शादी की आयु जो है 16 से 18 और 22 से 30 वर्ष के बीच थी बच्चों। और जो लड़कों की जो आयु थी शादी की और लड़कियों की, उनमें बहुत ज्यादा अंतर था। और यह जो आयु का जो अंतर है रोमन साम्राज्य में हमेशा बना रहा। विवाह प्राय बातचीत द्वारा और परिवार के सदस्यों द्वारा ही नियोजित किया जाता था। और महिलाओं पर, हालांकि उन्हें हमने व्यापक कानूनी अधिकार महिलाओं के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अक्सर वो पति की यंत्रणा का शिकार होती थी और उनके पति उन पर नियंत्रण रखते थे। धार्मिक जीवन में बच्चों भिन्न भिन्न पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास, जुपिटर, मिनर्वा, जूनो, मार्स इत्यादि रोमन जो इतालवी देवता हैं बच्चों, और यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। जुपिटर, मिनर्वा, जूनो और मार्स आपको याद रखने हैं बच्चों। हजारों मंदिर, मठ और देवालय थे। यहूदी धर्म को अपनाया गया था। ईसाईकरण 4वीं-5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के अनुरूप हुआ, लेकिन जो बहुदेववाद था वो समाप्त नहीं हुआ। पतन के कारण, पतन के कारणों में पहला जो है बच्चों जर्मन मूल के समूहों का आक्रमण, और इसके बाद जो राज्य स्थापित हुए रोमन साम्राज्य में, स्पेन में विसिगोदों ने, आप देखिए स्पेन से जो विसिगोदों ने, फिर गॉल, आधुनिक फ्रांस है बच्चों गॉल, गॉल में फ्रैंको ने, और इटली के लोम्बार्डो ने, इटली के लोम्बार्डो ने, स्पेन विसिगोदों, गॉल के फ्रैंको और इटली के लोम्बार्डो ने जो है साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया बच्चों। इन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए और इनके द्वारा स्थापित राज्यों को रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। 540 के दशक में इन जो शक्तियों ने रोमन साम्राज्य को विखंडित किया। राजनीतिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य काफी कमजोर हो गया। रोमोत्तर राज्य आपको याद रखने हैं बच्चों। 7वीं शताब्दी में रोम और ईरान के बीच जो संघर्ष है उसकी परिणति यानी उसके परिणाम में रोम साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है बच्चों। आपको याद रखना है कि रोम और ईरान साम्राज्य में हम शुरू से ही तनाव पड़ते आ रहे हैं, और 7वीं शताब्दी में ईरान जो है वो शक्तिशाली बनकर उभरता है और रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। प्लेग महामारी 540 के दशक में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बच्चों प्लेग महामारी का प्रकोप बढ़ता है और रोम साम्राज्य पतन की तरफ चल पड़ता है। 3 मुख्य कारण पढ़े हैं बच्चों हमने। स्पेन, इटली और फ्रांस के जो जातीय समूह ने जो आक्रमण किया रोम साम्राज्य पर, उससे, दूसरा है ईरानी आक्रमणों से, और तीसरा है प्लेग महामारियों से जो है रोम साम्राज्य पतन की ओर चल पड़ा। संक्षेप में रोम साम्राज्य के राजनीतिक जीवन, जिसमें हमने विभिन्न शासकों द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपनाई गई नीतियां पढ़ी थी बच्चों, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी। सामाजिक जीवन में सामाजिक श्रेणियां और मुख्य रूप से दासों के जीवन के बारे में पढ़ा था। धार्मिक जीवन में बहुदेववादी परंपरा, मुख्य स्थानीय देवी देवता, यूनानी, पूर्वी और ईसाईकरण पढ़ा, यहूदी धर्म पढ़ा। आर्थिक जीवन में हमने
व्यापार पढ़ा और दूसरे देशों से जो व्यापारिक संबंध पढ़े, और पतन के कारणों में हमने प्लेग महामारी और ईरान व रोम साम्राज्य के बीच जो तनाव था वो और रोमोत्तर राज्यों के बारे में पढ़ा। आशा है आप सबको रोम साम्राज्य अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब मेहनत कीजिए बच्चों, फिर से वीडियो सुनने की कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए और साथ में टेक्स्ट भी पढ़िए ताकि जो भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से क्लियर आपको हो जाएं। खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।